हेलो चैम्प्स, वेलकम यूट्यूब चैनल ऑफ फिजिक्स कम ट्रिक्स। और आज हम पढ़ेंगे बायोलॉजी का चैप्टर, जिस चैप्टर का नाम है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। ये चैप्टर क्लास 12 के लिए भी इक्वली इंपॉर्टेंट है और साथ में उन बच्चों के लिए भी जो नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, बिकॉज ये पीडीएफ बनाई गई है एनसीईआरटी की लाइन को देख के। देयरफॉर एक भी लाइन मिस ना हो और आपके फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स आएँ। तो इस वीडियो में बने रहिएगा। अगर आप इस चैनल पे नए आए हैं देन डू सब्सक्राइब द चैनल एंड लाइक भी कर दीजिएगा। अब शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे डीएनए के बारे में। डीएनए को बोलते हैं डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। क्या बोलते हैं? डीऑक्सी मतलब डी, एन मतलब डीऑक्सी राइबो इज डी, एन मतलब न्यूक्लिक और ए मतलब एसिड। तो हम क्या बोलेंगे? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। समझ गए? अभी है क्या, हमारे बॉडी में तीन चीज़ें होती हैं। एक होता है डीएनए भाई, एक होता है आरएनए और एक होता है प्रोटीन। इस चैप्टर में यही पूरा हम लोग को डिस्कस करना है कि कैसे डीएनए से आरएनए बनेगा, मतलब रेप्लिकेशन होगा, कैसे आरएनए से आरएनए बनेगा, कैसे आरएनए से प्रोटीन भी बन रहा होगा। आरएनए से आरएनए किसी किसी केसेस में बनता है, जनरली एमआरएनए, एचएनआरएनए उसमें मैच्योर होता है। लेकिन अभी स्टार्टिंग फेज़ में हम देखेंगे सबसे पहले डीएनए के बारे में, फिर धीमे धीमे जैसा जैसा एनसीईआरटी ने बता रखा है वैसे वैसे ही हम लाइन से चलेंगे, ताकि अगर आपको कभी भी कोई डाउट हो और एनसीईआरटी का लाइन फिर से पढ़ने का मन करे तो आप बस इस हेडिंग को देख लीजिएगा। और ये सेम हेडिंग है, हमारी एनसीईआरटी की ही हेडिंग एज इट इज़ यहाँ रखी गई है और ये पॉइंट्स से, ये बुलेट्स पॉइंट्स बनाए गए हैं। तो 5.1 एनसीईआरटी बोलती है द डीएनए। इसमें बताया गया है जेनेटिक मटेरियल इज इन मोस्ट ऑर्गेनिज्म इज डीएनए। ये जो तीनों स्टार्टिंग की दोनों चीज़ें हैं ना, इनको बोलते हैं जेनेटिक मटेरियल। क्या बोलेंगे? जेनेटिक मटेरियल। कितना सिंपल है भाई। जो जीन के अंदर रहे या जो जीन को बनाए उसको बोलेंगे जेनेटिक मटेरियल। अभी जेनेटिक मटेरियल में क्या होता है, सम वायरस हैं जो कि आरएनए यूज़ करते हैं। अभी पढ़ा हम लोगों ने, या तो डीएनए जेनेटिक कहलाएगा या तो आरएनए जेनेटिक कहलाएगा। लेकिन हमारे बॉडी में, मतलब इन ह्यूमंस या जनरली ज़्यादातर एनिमल्स में, वी आर गोइंग टू फाउंड डीएनए एज जेनेटिक मटेरियल। बट कहीं ना कहीं कोई तो ऐसा ऑर्गेनिज्म होगा जो आरएनए को भी जेनेटिक मटेरियल लेगा। और उन ऑर्गेनिज्म को एग्जाम्पल है अपने पास टीएमवी, जिसे बोला जाएगा टोबैको मोज़ैक वायरस। टोबैको मोज़ैक वायरस, टोबैको मोज़ैक वायरस। और दूसरे का नाम पड़ जाएगा एचआईवी। एचआईवी का पूरा इन्फेक्शन होता है और इसका एक नाम अभी याद कर लो, ये कैसे टाइप का वायरस है। ये है रेट्रो वायरस। कैसा वायरस है ये है रेट्रो वायरस। आई थिंक क्लियर होगा। इसके बाद समझिएगा, डीएनए स्टोर करेगा और ट्रांसमिट करेगा हेरिडिटी इन्फॉर्मेशन को। आप अपने पेरेंट्स से सिमिलर हैं, कुछ ना कुछ क्वालिटीज़ हैं आपके पेरेंट्स की आप में। तो यही जो सिमिलैरिटीज़ है वो किसकी वजह से आ गई हैं? डीएनए के वजह से आ गई हैं, क्योंकि डीएनए ही था जो स्टोर कर रहा था और ट्रांसमिट करता है हेरिडिटरी कैरेक्टर। हेरिडिटरी मतलब ऐसे कैरेक्टर जो पेरेंट्स से ऑफ स्प्रिंग में जाएं। हेरिडिटरी मतलब क्या? कैरेक्टर जो कि कहाँ से कहाँ जाएं? पेरेंट्स से किस में जाए भाई? ऑफ स्प्रिंग्स में। ठीक, थोड़ा सा मार्कर को इधर पतला कर लेते हैं, बहुत ज़्यादा थिकनेस जा रही है। और इसको भी ठीक है। अब चलते हैं। यहाँ पे समझिए, एक बात बहुत इंपॉर्टेंट बोल दी गई है कि ये डायरेक्ट करेगा सेलुलर एक्टिविटीज़ को और साथ में कंट्रोल करेगा प्रोटीन के सिंथेसिस को। मतलब हमारा डीएनए ही है जो स्टोर कर रहा था इन्फॉर्मेशन, हमारा डीएनए ही है जो हेरिडिटरी कैरेक्टर्स को पेरेंट्स से ऑफ स्प्रिंग में भेज रहा था, और यही डीएनए है जो प्रोटीन को बनाने में भी मदद करेगा। इसीलिए बोला जाता है कि जितना अच्छा डीएनए उतना अच्छा आरएनए, उतनी अच्छी प्रोटीन और उतना अच्छा एंजाइम, मतलब उतनी अच्छी बॉडी। इनडायरेक्टली दीज ऑल आर इंटरलिंक्ड विथ ईच अदर। समझ गए? आगे क्या बोल रही है एनसीईआरटी? बोल ये रही है कि डीएनए अपने आप तो आ नहीं गया होगा, पहले किसी ने ढूंढा होगा और वो ढूंढने वाले साइंटिस्ट थे हमारे ये चाचा। इनका नाम है फ्रेडरिश माइसर। ये फ्रेडरिक नहीं है, एक्चुअली फ्रेडरिश होता है वो, फ्रेडरिश माइसर। और ये 1869 में इन्होंने खोजा था। अब देखो इन्होंने क्या किया, फर्स्ट आइसोलेटेड डीएनए फ्रॉम पस सेल्स कॉल्ड न्यूक्लियाइन। इन्होंने बस इतना याद कर लीजिए आप लोग कि इन्होंने आइसोलेट किया था डीएनए को। मतलब डीएनए निकालने वाले कौन है भाई? फ्रेडरिश माइसर।
अब ये फ्रेडरिक एक्चुअली इंग्लिश में बोला जाएगा, बट जहाँ की ये ओरिजिन है ना वहाँ पर सी एच को शा बोला जाता है। फॉर एग्जाम्पल जर्मनी भी है तो जर्मनी में सी एच इज़ नोन एज शा। ठीक, आगे क्या बोला गया है, यही जो डीएनए था इसको इन्होंने न्यूक्लियाइन टर्म दिया था, मतलब एम पहले आता है फिर बाद में एन आता है, मतलब माइशर एम एन ऐसे याद रखना। जो माइशर थे उन्होंने क्या किया, एन टर्म दिया, एन मतलब न्यूक्लियाइन टर्म दिया, और बाद में यही न्यूक्लियाइन को क्या बोल दिया गया, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। इतना लंबा चौड़ा नाम और मोटा मोटा है कुछ नहीं, बस है ये एक जेनेटिक मटेरियल। समझ गए। अब होगा क्या, इसके केमिकल कॉम्पोजिशन होंगे, बनेगा किससे, कार्बन से मिलकर बनेगा, हाइड्रोजन से मिलकर बनेगा, ऑक्सीजन भी लगेगी, फॉस्फोरस भी लगेगा और नाइट्रोजन भी लगेगा। ये सारे कंपोनेंट्स है, ये तो एकदम बेसिक है। फिर समझिए जो डीएनए है वो पॉलीन्यूक्लियोटाइड है, मेड अप ऑफ रिपीटिंग यूनिट्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड। मतलब अगर ऐसा एक ईटा है और एक ईटा है, ऐसा ही दूसरा ईटा लगा दिया जाए, ऐसा ही दूसरा ईटा लगा दिया जाए, तो ईंटें लगाते 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 हम क्या पूरी दीवार बना सकते हैं? तो आंसर है हाँ भाई, बना सकते हैं। तो सिमिलर तरीके से ये बताया जाता है कि देखिए न्यूक्लियोटाइड था, ठीक, न्यूक्लियोटाइड को जोड़ जोड़ के क्या बना दिया गया, पॉली न्यूक्लियोटाइड बना दिया गया। ठीक, अब ईच न्यूक्लियोटाइड कंसिस्ट ऑफ, अब ये न्यूक्लियोटाइड क्या चीज़ है, ये भी बड़ी बात है यार। अब ये न्यूक्लियोटाइड बनता है 3 चीज़ों से, हम लोग याद करेंगे BSP, BSP। तो जो न्यूक्लियोटाइड है वो 3 चीज़ों से बनेगा, किससे किससे बनेगा, B+S+P। B मतलब क्या चाहिए हमको, बेस चाहिए, S मतलब क्या चाहिए हमको, शुगर चाहिए, और P मतलब क्या चाहिए हमको, फॉस्फेट चाहिए। समझिएगा ये क्या चीज़ है, यहाँ पर डीएनए जो यहाँ पर स्ट्रक्चर दिख रहा है ना, ये डीएनए एक्चुअली डायरेक्ट नहीं बना था। डीएनए क्या है, बहुत सारे छोटे 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 बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं जिनको बोला गया न्यूक्लियोटाइड। ये न्यूक्लियोटाइड क्या है, बेस लगता है, बेस मतलब नाइट्रोजन से एक मिला हुआ कुछ कंपाउंड होगा जिसको बोल देंगे नाइट्रोजनस बेस। उसके बाद हमें शुगर चाहिए होगा, शुगर कौन सा होगा, पेंटोज शेप का होता है, और डीऑक्सीराइबोज शुगर है डीएनए में, इसीलिए नाम पड़ता है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। और साथ में एक फॉस्फेट ग्रुप चाहिए होगा। जब ये तीनों चीज़ें मिल जाती हैं तो एक बिल्डिंग ब्लॉक बनता है, एक बिल्डिंग ब्लॉक बनता है जिसको हम बोलेंगे न्यूक्लियोटाइड। यही न्यूक्लियोटाइड की जब लड़ी बनते 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 चली जाती है तो वो बना लेती है भाई डीएनए। मतलब डीएनए इज़ नथिंग बट अ चेन, या फिर पॉलीमर बोल सकते हो या पॉलीन्यूक्लियोटाइड बोल सकते हो, बट अ चेन ऑफ न्यूक्लियोटाइड या बट अ पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड या तो बट अ पॉलीन्यूक्लियोटाइड। ये सारे आंसर सही जाएंगे। अब यहाँ पर कितना अच्छा डायग्राम बनाया गया है। यहाँ पर देखिए डीएनए होता क्या है, डीएनए और आरएनए दोनों में डिफरेंस बस ये है कि डीएनए के 2 स्ट्रैंड चलते हैं, मतलब 2 लाइनें चल रही हैं। एक लाइन देखिए ये जा रही है ये ऐसे, और दूसरी लाइन ये जा रही है। तो अगर 2 लाइनें दिख जाएं, डी और 2 ऐसे याद रखेंगे हम लोग, डी और 2। अगर कभी भी 2 लाइनें भाई दिख जाएं तो बोलेंगे डीएनए है, और कभी अगर एक लाइन दिख जाए तो वो क्या हो जाएगा, आरएनए। अब ये कुछ कलर्ड एलिमेंट्स, इनका नाम पढ़ लीजिए, आगे अभी काम आएगा। देखिए जो ये है एडेनाइन भी मिलेगा, थाइमीन भी मिलेगा, गुएनाइन भी मिलेगा, साइटोसिन भी मिलेगा, फॉस्फेट बैकबोन भी मिलेगी। तो फॉस्फेट देखिए ये बन गया ना, और इसके बाद नाइट्रोजनस बेस हो जाएंगे और साथ में शुगर हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर एक टर्म है यूरेसिल, तो यूरेसिल सिर्फ और सिर्फ आरएनए में मिलेगा। एक बार देखिए ये कलर क्या आपको डीएनए में कहीं दिख रहा, नहीं दिख रहा, मतलब ये वाला कलर सिर्फ और सिर्फ कहाँ दिख रहा है, आरएनए में। तो हम ये कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, ये पूरा थ्योरी ही है कि आरएनए में क्या मिलता है भाई, आरएनए में मिल रहा होता है यूरेसिल भी। ठीक, अब इसका कुछ स्ट्रक्चर है, अगर देखना चाहे तो देख सकते हैं। एडेनाइन में देखिए 2 ऐसा बना होता है सर्कुलर स्ट्रक्चर, थाइमीन 1 का है, यूरेसिल भी 1 का है, और गुएनाइन भी 2 का बनता है, और साइटोसिन भी 1 का बनता है। ये क्या चीज़ है, आते हैं आगे। यहाँ पर जो अभी हमने न्यूक्लियोटाइड पढ़ा था उसी का छोटा भाई होता है न्यूक्लियोसाइड। अगर बेस और शुगर ही सिर्फ मिलाया जाए तो बोलते हैं साइड साइड, मतलब अगर लास्ट में एस आ रहा हो तो वो क्या हो जाएगा, साइड हो जाएगा। और अगर कभी तीनों मिला दिया जाए, बेस शुगर और फॉस्फेट, तो ये क्या बन जाएगा, टाइड बन जाएगा। आपने ये वाला टाइड तो देखा होगा, इस टाइड को बोलते हैं, ये क्या करता है, ऑल क्लियर। क्या करता है, ये क्या करता है भाई, ऑल क्लियर।
बोलता है ना टाइड कि सबका सब साफ कर देगा। मतलब अगर हम सारी चीज़ें ले लेंगे B+S+P मतलब बेस शुगर फॉस्फेट, अगर हम तीनों ले लेंगे तो न्यूक्लियोटाइड बन जाएगा, और अगर फॉस्फेट की बैकबोन ही हटा दी जाए तो वो न्यूक्लियोसाइड बन जाएगा। इसी जगह क्या हम इन दोनों को न्यूक्लियोसाइड बोल सकते हैं। तो ये फॉस्फेट को फॉस्फेट ही रहने दो और BS को क्या न्यूक्लियोसाइड बोल सकते हैं। अगर एजर्शन रीजन में कभी भी ऐसा क्वेश्चन है तो गलत मत करिएगा। आई थिंक आपको समझ में आया होगा और बहुत अच्छा लगा होगा ये कॉन्सेप्ट जान के कि टाइड से हम क्या याद रख सकते हैं, पूरा का पूरा न्यूक्लियोटाइड याद रख सकते हैं। अब एक टॉपिक आज का और भाई करते हैं, टॉपिक वाइज बना रहे हैं ताकि ज़्यादा आप पे बर्डन ना पड़े और इजीली यू आर एबल टू अंडरस्टैंड एवरी लाइन ऑफ NCERT। और अगर आपको कोई टॉपिक पहले चाहिए देन लेट अस नो इन द कमेंट बॉक्स, हम पहले उस टॉपिक का भी वीडियो बना देंगे, बिकॉज दिस चैनल इज़ ऑल फॉर ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। एंड जो भी आपको चाहिए कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अब यहाँ पर जो केमिकल कॉम्पोजिशन DNA है ये हुआ क्या, ये देखिए दो साइंटिस्ट थे वॉटसन और क्रिक। इन्होंने 1953 में डबल हेलिकल मॉडल प्रपोज किया। प्रपोज मतलब क्या, बताया। हुआ क्या, ये जो DNA है ना ये डबल हेलिकल है, एक ये चल रही है हेलिक्स और एक ये हेलिक्स चल रही है। DNA मतलब दो बताया था, तो इसी को डबल हेलिकल मॉडल बोला गया। और ये प्रपोज किसने किया था, वॉटसन और क्रिक ने। फिर से बताइए, वॉटसन और क्रिक ने डबल हेलिकल मॉडल को प्रपोज किया। और ये इन्होंने ढूंढा कैसे था, एक पूरा का पूरा उस टाइम डिस्कवरी हुई थी एक्सरे डिफ्रैक्शन डेटा की, जिसे डिस्कवर किया था फ्रैंकलिन और विल्किन ने। ये एज इट इज़ लाइन NCERT की है और इतनी ज़्यादा कंफ्यूजिंग लाइन है ये कि बच्चे इसमें गलत कर जाते हैं। समझिएगा, हम इसे फिर बता रहे हैं। DNA का डबल हेलिकल मॉडल वॉटसन और क्रिक ने दिया था, लेकिन जब ये DNA के डबल हेलिकल मॉडल को ढूंढने के लिए आए थे तो इनको कुछ औजार की ज़रूरत पड़ी। और वो चीज़ें क्या थी, वो चीज़ थी एक्सरे डिफ्रैक्शन डेटा की। और एक्सरे डिफ्रैक्शन डेटा फिर NCERT बता रही है कि ये तो इन्होंने यूज़ किया था, लेकिन एक्सरे डिफ्रैक्शन डेटा बनाया किसने था, तो बनाया था रोजलिंड फ्रैंकलिन एंड मॉरिस विल्किन ने। मतलब ये जो IN वाले हैं ना, इनको साथ में रख देना, फ्रैंकलिन और विल्किन। और इन्होंने एक्सरे डिफ्रैक्शन डेटा को दिया था, और इसी एक्सरे डिफ्रैक्शन डेटा का यूज़ करके हमारे वॉटसन और क्रिक ने 1953 में बता दिया कि जो हमारा DNA है वो अकेला नहीं घूमता है, वो दो तरीके से रहता है, मतलब दो हेलिक्स में रहेगा, इसीलिए नाम पड़ जाता है डबल हेलिकल मॉडल। आई थिंक क्लियर है। तो इसके की फीचर्स क्या है, 9 की फीचर्स हैं, एक एक करके देखेंगे, एग्जाम में भी आप अच्छे से लिखाएंगे। DNA क्या है, डबल हेलिक्स होता है, क्लियर हो गया। बैकबोन है, बैकबोन क्या है, शुगर फॉस्फेट चेन होती है। ये होता क्या है, ये जो अपनी जो लंबी वाली डंडी है ना, ये लंबी वाली डंडी अभी फॉस्फेट की थी, क्या दिख रहा था यहाँ पे देखिए, ये लंबी वाली डंडी फॉस्फेट की थी, और साथ में क्या होगा, इसके बीच में ये सारे शुगर होंगे, ये सारे के सारे शुगर्स होंगे। अब यही जो शुगर है, ये शुगर और फॉस्फेट मिला के क्या बोल दिया जाता है कि इसी ने पूरे के पूरे DNA को रोक रखा है, मतलब यही है DNA का बैकबोन। तो DNA का बैकबोन क्या है, B हटा देना, बस S और P अगर जोड़ दोगे तो ये बैकबोन है, मतलब B मतलब यहाँ पे याद रखो बैकबोन। बैकबोन क्या है, S+P। और जबकि BS क्या था, बेस और शुगर क्या था, साइड मतलब न्यूक्लियोसाइड, और अगर तीनों हो जाए तो टाइड मतलब न्यूक्लियोटाइड। और यही क्या होते हैं, जो बेसेस होंगे, मतलब जो अंदर वाला एक और बेस बचेगा वो अंदर की तरफ घूमा हुआ होता है, इसीलिए बोल दिया जाता है कि वो बैकबोन नहीं है। बैकबोन सिर्फ क्या है, शुगर और फॉस्फेट। क्लियर। इसके बाद यहाँ पर इसके दो स्ट्रैंड चलते हैं। यहाँ पर समझिए, स्ट्रैंड मतलब क्या हुआ, यहाँ पर एक 5 डैश एंड होता है और नीचे की तरफ 3 डैश एंड होता है, एक पार्ट का, ये जो गोल वाला जा रहा है। उसी जगह जो ये दूसरा वाला पार्ट है, वहाँ उसके लिए यहाँ पर 5 डैश एंड होगा और ऊपर होगा 3 डैश एंड। ये इसका नेमिंग है। तो 2 स्ट्रैंड होंगे, वही जो 2 हेलिकल ऐसे ऐसे चल रहा था, 2 स्ट्रैंड होगा, लेकिन दोनों एंटी पैरेलल होगा। एंटी पैरेलल क्या, कि अगर एक स्ट्रैंड यहाँ 5 डैश से 3 डैश की तरफ जा रहा है ऊपर की तरफ, तो दूसरा स्ट्रैंड अपोजिट आएगा, मतलब एंटी पैरेलल आएगा 5 डैश से 3 डैश। ठीक, लेकिन होंगे दोनों एक दूसरे के एंटी पैरेलल ही, और यही जाके बाद में हेलिक्स बना लेंगे। अब यहाँ पर जो स्ट्रैंड्स होंगे वो अपने के द्वारा हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़े हुए होते हैं। और ये हाइड्रोजन बॉन्ड होगा क्या, AT और GC। ये कुछ नया टर्म है, जो भी पीछे पढ़ा था वही चीज़ है, ये हम यहाँ बताना चाहेंगे। देखिए होगा क्या, जो हमारे पास बेस है, बेस शुगर और फॉस्फेट, तो यहाँ पर 2 टाइप का ये मिलेगा, प्यूरीन और पिरिमिडीन। इधर लिखते हैं, प्यूरीन में क्या होगा, AT और यहाँ पर GC, बस ऐसा याद कर AT GC। A मतलब एडिनाइन, G मतलब गुएनाइन,
टी मतलब थाइमीन, सी मतलब साइटोसिन, और यहाँ पर थाइमीन की जगह कभी कभी भाई मेरे यूरेसिल भी आ जाता है। क्यों आता है? क्योंकि ये यूरेसिल है आरएनए में। तो हमेशा हमें याद ये रखना है कि कभी भी अगर एडेनाइन बॉन्ड बनाएगा तो बनाएगा थाइमीन से और 2 बॉन्ड जोड़ेगा, और अगर 2 हाइड्रोजन बॉन्ड से ये सारे, और अगर कभी भी गुएनाइन बॉन्ड बनाएगा तो वो 3 बॉन्ड एक साथ जोड़ेगा, और ये भी हाइड्रोजन बॉन्ड्स ही हैं। तो हमें याद क्या करना है, जो हमारे पास प्यूरिन और पिरीमिडीन है, ये प्यूरिन बोला गया एडेनाइन गुएनाइन को, और पिरीमिडीन बोला गया थाइमीन यूरेसिल और साइटोसाइन को। ठीक, साथ साथ बोलिए एक बार, प्यूरिन बोला गया एडेनाइन और गुएनाइन को, फिर बोलिए प्यूरिन बोला गया एडेनाइन और गुएनाइन को, और पिरीमिडीन बोला गया थाइमीन यूरेसिल और साइटोसाइन को। यहाँ पर जो एडेनाइन और गुएनाइन है ये हमेशा जुड़ते हैं लेकिन हाइड्रोजन बॉन्ड से ही जुड़ेंगे, ऐसे ही थाइमीन यूरेसिल और साइटोसिन भी हमेशा हाइड्रोजन बॉन्ड से ही जुड़ रहे होंगे। ATG याद रखिएगा, एडेनाइन हमेशा थाइमीन से ही जुड़ेगा या फिर यूरेसिल से जुड़ सकता है आरएनए में, और गुएनाइन हमेशा साइटोसिन से जुड़ेगा। क्लियर है? अब इसी को रूल एक पूरा बना दिया गया, चारगाफ्स रूल। चारगाफ रूल में क्या बोला गया कि जितने प्यूरिन होंगे एक डीएनए में उतने ही पिरीमिडीन होंगे। सिंपल बात है यार, जितना यहाँ पर हेलिकल मॉडल होगा, अगर मान लो यहाँ पर A है तो यहाँ पर T होना कंपलसरी है, अगर RNA होगा तो U होना कंपलसरी है, अगर यहाँ पर G है तो यहाँ पर C होना कंपलसरी है। मतलब ये दोनों चीज़ें हमेशा पेयर में चल रही हैं, इसीलिए बोल दिया गया कि जितना प्यूरिन होगा उतना ही पिरीमिडीन होगा। इसी रूल को पूरा पूरा बोल दिया गया चारगाफ्स रूल। क्लियर है? और इसी के ऊपर जो लाइन लिखी थी, A हमेशा T से बॉन्ड बनाएगा, ATGC, A हमेशा T के साथ 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा, और G और C क्या बनाएंगे? 3 हाइड्रोजन बॉन्ड। और क्या 1 कंप्लीट टर्न ऑफ हेलिक्स कितना होता है? 3.4 नैनोमीटर। इसको बोलते हैं 10 बेस पेयर। ये जब आप गिनेंगे ना एक हेलिक्स में, ये पूरा एक सर्कुलर पार्ट है हेलिक्स। यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और इधर एक नीचे होगा 10। तो ये टोटल कितना होता है? 3.4 नैनोमीटर। कितना होगा भाई? 3.4 नैनोमीटर। समझ गए? और इसी को बोलते हैं हम लोग 10 बेस पेयर्स, या तो 1 कंप्लीट टर्न ऑफ हेलिक्स कितना हो जाएगा? 3.4 नैनोमीटर। कितना सिंपल। अब यहाँ पे ये बस इतना पॉइंट करेंगे, इस वाले क्लास में इतना ही करेंगे। डिस्टेंस बिटवीन एडजेसेंट बेस कितना होगा? 0.34 नैनोमीटर। जो एडजेसेंट बेस है ना, अगल बगल वाले बेस, ये बेस, उनका कितना हो जाएगा? 0.34 नैनोमीटर। अब ये आपको नई बात समझ में आई होगी। ये क्या चीज़ था? ये अगर 10 हिस्से हैं 3.4 नैनोमीटर का, तो एक हिस्सा कितने बराबर होगा? 3.4 डिवाइडेड बाई 10 मतलब 0.34 नैनोमीटर। यही चीज़ बोल दिया गया है एडजेसेंट बेस के कंपैरिजन में। यहाँ पर देखिए इसी को क्या बोल दिया गया कि अगर अगल बगल बेस की बात करेंगे तो कितना होगा? ये हो जाएगा 0.34 नैनोमीटर। कितना सिंपल है। डायामीटर ऑफ हेलिक्स होगा 20 एंगस्ट्रॉम। ये पॉइंट छोड़ा जा सकता है। 2 नैनोमीटर 20 एंगस्ट्रॉम होता है। 2 आइडेंटिकल चेन्स आर कॉम्प्लीमेंट्री एंड नॉट आइडेंटिकल। समझिए, जो दोनों चेन्स है ना वो कॉम्प्लीमेंट्री हैं, एक दूसरे की पूरक है। मतलब अगर A होगा तो T होना ज़रूरी है डीएनए में, और अगर G होगा तो C होना ज़रूरी है, लेकिन आपस में दोनों सेम दिखेंगे नहीं, क्योंकि T का कॉम्पोजिशन अलग है। अभी हमने फिगर देखा था, केमिकल कंपाउंड देखा था कैसा दिखता है, इसीलिए दोनों सेम नहीं होंगे, लेकिन दोनों एक दूसरे के पूरक होंगे कि A के बिना T नहीं रह सकता और G के बिना C नहीं रह सकता। और हेलिक्स जो होगी वो राइट हैंडेड होती है, और इसको हम बोलेंगे BDNA, और यही कॉमन फॉर्म हम लोग को देखने को मिलता है। तो एक बार फिर से हम साइंटिस्ट को बताना चाहेंगे, एक बात दिमाग में रखिए, जो हमारे वॉटसन और क्रिक थे, इन्होंने डबल हेलिकल मॉडल बताया था, और इन्होंने ये बोला था कि हमने एक्सरे डिफ्रैक्शन डेटा का यूज़ किया डबल हेलिकल मॉडल फाइंड करने में, और यही एक्सरे डिफ्रैक्शन डेटा दिया किसने था? फ्रैंकलिन और विल्किन ने। याद आ गया? और इसके साथ साथ M और N कुछ बताया था, मतलब जो फ्रेडरिक श्माइसर हैं उन्होंने N मतलब न्यूक्लियाइन टर्म दिया था, और इसी न्यूक्लियाइन को बाद में बोल दिया गया डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। आई थिंक क्लियर होगा। वीडियो जैसा भी लगा हो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आज इतना ही करेंगे, और अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए, अपने दोस्तों को भी भेज दीजिएगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।